कि एक वक्त पे भारत सबसे ऊपर था ज्ञान में और सिर्फ़ एक बख्तियार खिलजी की गलती की वजह से और उसकी जेलसी की वजह से भारत काफ़ी पीछे रह चुका है, क्योंकि मुसलमानों की उस वक्त पे ये थिंकिंग थी कि जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर। हे गाइस, वेलकम टू ब्लॉग्स। तो आज हमारी भारत यात्रा का दिन 133 और आज हम जाने वाले हैं पहले नालंदा यूनिवर्सिटी दिखाएंगे आपको, उसका इतिहास बताएंगे और क्यों जलाई गई थी वो भी दिखाएंगे आपको। एंड फिर हम चलेंगे सीधा पटना की तरफ, देखते हैं आज पटना पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते। चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू 365 डेज ऑफ ड्रीमिंग। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस अभी हम मेन रोड पे पहुंच चुके थे एंड यहाँ पे भाई मिले हैं। भैया ने लिफ्ट दे दी है सीधे। अभी जाके हमने लिफ्ट मांगनी शुरू भी नहीं करी थी, पर भैया ने पहले बोर्ड भर लिया और मैं आपको आगे तक छोड़ देता हूँ जहाँ फोर लाइन जो है शुरू हो जाएगी। अभी भाई भैया ने हमें उतार दिया है मेन हाईवे तक। यहाँ पे भाई 4 लेन बनी हुई है, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप। एंड भाई यहाँ से जो है नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि रुइन हो चुकी है वो बची है तकरीबन यहाँ से 10-11 किलोमीटर। एंड शायद हम एक ही लिफ्ट में पहुँच सकते हैं क्योंकि अब तो ये सीधी रोड है और जो भी जा रहा होगा शायद नालंदा सिलाओ इसी तरफ जा रहा होगा। तो लिफ्ट लेके देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। लेट्स ट्राई फॉर द लिफ्ट टू नालंदा। सो गाइस अभी हम अंदर आ चुके हैं उस जगह के जिसे भाई एक टाइम पे विद्या का भंडार बोला जाता था, नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि अब एक खंडर हो चुकी है। एंड भाई यहाँ अंदर आने की एक फ़ीस है 40 रुपये अगर आप कैश में देते हो इंडियंस के लिए और 200-250 रुपये फॉरनर्स के लिए। एंड मैंने ऑनलाइन बुक करी क्योंकि मेरे पास वैसे भी कैश ज़ीरो है, मैं ATM से निकलवाना भूल गया हूँ। तो मेरी ऑनलाइन में भाई 35 रुपये लगी है, 5 रुपये कम, आई डोंट नो भाई, बट हो जाता है, 5 रुपये लेस हो जाएंगे। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, थोड़ा प्रोसेस भी जल्दी हो जाएगा, आपको लाइन में लगना नहीं पड़ेगा। अभी चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी। ये जो यूनिवर्सिटी है नालंदा यूनिवर्सिटी, ये बनवाई गई थी 5th सेंचुरी में कुमार गुप्ता के द्वारा, जो उस टाइम पे गुप्ता शासक थे। एंड ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे जो पढ़ने वाले विद्यार्थी थे उनकी संख्या थी 10,000 और पढ़ाने वाले जो अध्यापक थे उनकी संख्या थी 2,000। आप मान सकते हैं अगर आप रेशो निकालें तो सिर्फ 5 विद्यार्थियों के ऊपर एक टीचर यहाँ पे होता था। एंड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की पढ़ाई होती थी, उनमें से कुछ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि साइंस, भूगोल जिसे हम ज्योग्राफी कहते हैं आज, भूगोल हो गया, एंड आयुर्वेदा हो गया जिसे हम मेडिकल कहते हैं आज। एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी यहाँ पे भाई, जैसे रिलीजन्स हो गए उनके बारे में भी यहाँ पे है पूरी नॉलेज दी जाती थी। अभी हम हैं नालंदा यूनिवर्सिटी की क्लासेस में, आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये छोटी छोटी क्लास बनी हुई थी, बहुत सारी हैं, आपको दिखाता हूँ बाहर जाके। इसका जो साइज़ है तकरीबन होगा 10-12 फीट बाय 10-12 फीट का। एंड अलग अलग बहुत सारी यहाँ पे क्लासेस थी। यहाँ पे जो है विद्यार्थी बैठते थे और साथ में जो टीचर थे वो उन्हें पढ़ाते थे। यहाँ आप जितने भी देख सकते हैं, जितने भी आपको गेट दिख रहे हैं, सारी की सारी जो यहाँ पे हैं क्लासेस हैं, इस तरफ भी हैं बहुत सारी। और अभी हम देखते हैं कि और क्या क्या है यहाँ पे देखने वाला। एंड देन आपको हिस्ट्री बताएंगे कि यहाँ पे जो ये जगह थी नालंदा यूनिवर्सिटी, इसे जलाया किसने और क्यों जलाया। सो गाइस अभी हम बैठ चुके हैं एक टेबल पर। अभी हम बताते हैं आपको नालंदा यूनिवर्सिटी की वो हिस्ट्री जो सब जानना चाहते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने जलाया और क्यों जलाया गया और इसका महत्व क्या था नालंदा यूनिवर्सिटी का पूरे इंडिया में। अभी हम आपको बताते हैं 12वीं शताब्दी की बात है जब बख्तियार खिलजी ने इंडिया में पैर रखा, भारत में पैर रखा। और उस वक्त पे बख्तियार खिलजी के एक वक्त पे बहुत ही ज़्यादा सेहत ख़राब हो गई। एंड पूरे हकीमों ने अपनी औषधियाँ, अपने सारे जो अस्त्र शस्त्र सब उन्होंने करके देख लिया, पर वो ठीक नहीं हो रहे थे बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी को ये बोला गया कि आप नालंदा यूनिवर्सिटी, जो नालंदा महावीर यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती थी उस वक्त पे, कि आप वहाँ से आचार्य राहुल भद्र सेन को अपने पास बुलाइए, वही अब आपका इलाज कर सकते हैं, वही आपकी लास्ट होप है। उन्होंने मना कर दिया कि मैं किसी भी काफिर से दवाई नहीं लूँगा, क्योंकि मुसलमानों की उस वक्त पे ये थिंकिंग थी कि जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर।
तो उस वक्त पे उन्होंने मना कर दिया। काफ़ी टाइम थोड़ा गुजर गया तो उसके बाद भाई उनकी सेहत जो थी वो बिल्कुल ज़्यादा ही ख़राब हो गई और वो मरने की कगार पे आ गए। तो बख्तियार खिलजी ने राहुल भद्रसेन, आचार्य राहुल भद्रसेन को बुलाया एंड उन्हें ये भी चुनौती दे दी कि मैं आपके द्वारा दी गई कोई भी औषधि नहीं खाऊंगा और मैं आपकी कोई दवाई नहीं खाऊंगा। आप उसके बिना अगर ठीक कर सकते हैं तो ठीक है, अगर आपने नहीं ठीक करा तो आपको मैं जान से मार दूंगा, ये धमकी दे दी गई। तो आचार्य राहुल भद्रसेन जो थे उन्होंने ये चुनौती को एक्सेप्ट करा एंड उन्होंने कुछ देर बाद उन्हें एक कुरान दी कि आप मुसलमान हैं, आप कुरान पढ़िए, कुछ रोज़ पन्ने आप पढ़िए, आप ठीक हो जाएंगे। कुछ देर के बाद जो है बख्तियार खिलजी बिल्कुल ठीक हो गए। तो उन्होंने आचार्य राहुल भद्रसेन को बुलाया और उनसे पूछा कि इस चीज़ का राज क्या है, क्योंकि मुझे तो कोई हकीम कुछ ठीक नहीं कर पाया, आपने मुझे सिर्फ कुरान पढ़ने के बाद ही ठीक कैसे कर दिया, क्योंकि कुरान तो मैं वैसे भी पढ़ता था। तो उन्होंने बोला कि जो आप कुरान पढ़ते हैं उसके जो पन्ने हैं उसमें मैंने अपनी दवाइयाँ लगा दी थी, जब भी उसे आप पलटते थे वो आपके हाथ पे लगता था और आपकी सांस के थ्रू आपके अंदर जाता था, इस वजह से आप ठीक हो गए हैं। तो उस वक्त पे बख्तियार खिलजी जो थे वो बहुत ज़्यादा जेलस फील करने लगे कि हमारे मुसलमानों के जो हकीम हैं उनके पास इतनी नॉलेज नहीं है और हिंदुओं के पास इतनी नॉलेज कहाँ से आ रही है। तो उनको पता चला कि नालंदा यूनिवर्सिटी के आचार्य हैं तो सारी की सारी नॉलेज वहाँ पे है। तो उन्होंने क्या करा कि भाई जेलसी के पूरे मोड में आकर अपने सैनिकों को भेजा और नालंदा यूनिवर्सिटी को आग लगा दी गई। यहाँ पे 9 मंजिला एक इमारत होती थी जिसमें 90 लाख किताबें होती थी। मतलब सारी की सारी जो भी रिलीजियस किताबें थी सारी की सारी यहाँ पे थी एंड हर तरह की नॉलेज, दुनिया की कोई भी नॉलेज अगर आप आज जो सवाल हैं वो यहाँ पे उस वक्त पे थे। एंड उसी की वजह से जो है भारत काफ़ी पीछे रह गया, नहीं तो चाइना, बर्लिन, थाईलैंड, बहुत आसपास के जो भी हमारे कंट्रीज़ थे उस वक्त पे यहाँ पे वो आया करते थे सिर्फ यहाँ पे पढ़ने के लिए और यहाँ से ज्ञान लेने के लिए। उस टाइम पे जब इस नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया गया तो अंदर टीचर्स भी थे, स्टूडेंट्स भी थे। उनकी संख्या मैंने आपको बताई ही है कि यहाँ पे 10,000 स्टूडेंट्स होते थे एंड 2,000 टीचर्स। नालंदा महावीर यूनिवर्सिटी को उस टाइम पे बहुत सारे विभागों में बांटा गया था। आज भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपको हर विभाग अलग अलग अभी भी देखने को मिलेगा। बहुत सारी क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारे जहाँ पे जैसे रासायनिक जो काम होता था वो भी आपको देखने को मिलेंगे। आप यहाँ से आके गाइड ले सकते हैं, मुझे ऐसी ज़रूरत फील नहीं हुई क्योंकि मुझे थोड़ा ही घूमना था और आपको यहाँ की हिस्ट्री बतानी थी और उसके बाद सीधा हमें निकलना है पटना के लिए। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे 10 मंदिर हुआ करते थे और बहुत सारे मेडिटेशन सेंटर्स हुआ करते थे। बुद्धास के लिए मोनेस्ट्रीज हुआ करती थी, हर अलग अलग धर्म के लिए उनकी प्रे करने के लिए जगह बनाई गई थी ताकि पहले आके सब लोग अपनी प्रे वगैरह कर सकें एंड उसके बाद वो अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें। क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि पहले अगर आप भगवान का नाम लें और थोड़ा मेडिटेशन करके अपने मन को शांत कर लें तो आप पढ़ाई थोड़ी अच्छे से कर सकते हैं और आपका दिमाग थोड़ा अच्छे से काम करता है, आप थोड़ा ज़्यादा पढ़ पाते हैं। आप अभी भी देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो भी चीज़ें हैं वो अभी खंडर हो चुकी हैं। इस तरफ भी आपको मैं दिखाता हूँ, जो भी चीज़ें हैं सारी की सारी जो है खंडर हो चुकी हैं, पर अभी भी यहाँ पे जो है मेंटेनेंस का काम चलता रहता है ताकि जो ये मॉन्यूमेंट है ये बना रहे और लोग इसे आके हमेशा देखते रहें और ये भी याद करते रहें कि एक वक्त पे भारत सबसे ऊपर था ज्ञान में और सिर्फ एक बख्तियार खिलजी की गलती की वजह से और उसकी जेलसी की वजह से भारत काफ़ी पीछे रह चुका है। अच्छा, वैसे तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, पर आपको एक चीज़ भाई बताना भूल गया था कि जितना भी एरिया आपको अभी दिखता है यहाँ पे, अगर आप नालंदा यूनिवर्सिटी आके देखते हैं, जितना भी एरिया आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वो भाई जो ओरिजिनल नालंदा महावीर यूनिवर्सिटी थी उसका बहुत एक छोटा सा हिस्सा है। क्योंकि आधे अवशेष तो ऐसे थे जो मिट गए और आधे अवशेष ऐसे थे जो कि टाइम के बाद भाई वो थोड़े से ज़मीन के नीचे हो गए हैं, वो खुदाई वगैरह करके वो निकाले जा सकते हैं, पर अभी पूरा नहीं निकला है। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं सीधा पटना के लिए, लेट्स गो। एंड 3:30 हो चुके हैं एंड अभी यहाँ से तकरीबन है 90 किलोमीटर या 80 किलोमीटर के आसपास पटना, शायद 100 किलोमीटर भी हो सकता है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। एंड चलिए अभी सीधे पहले बाहर जाना पड़ेगा, फिर हाईवे पे जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से लिफ्ट लेनी पड़ेगी। भाई आई डोंट थिंक कि हम आज पटना पहुँच पाएंगे, अगर पहुँच गए भाई मिरेकल ही होगा। सो लेट्स गो। सो गाइस, यहाँ सामने है नालंदा यूनिवर्सिटी का गेट, जहाँ पे आप जाके नालंदा यूनिवर्सिटी के जो रूइंस हैं वो देख सकते हैं एंड यहाँ पे आप गाइड कर सकते हैं, जो कि आपको अच्छे से गाइड कर देंगे अंदर। एंड बिल्कुल इसके सामने यहाँ पे है एक म्यूज़ियम जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी का ही बनाया गया है एंड यहाँ पे आके आप देख सकते हैं पिक्चर्स वगैरह और उस टाइम की कुछ चीज़ें जो यहाँ पे होती थी या फिर मतलब उसकी फ़ोटोज़ वगैरह यहाँ पे हैं। पर आपको मैं इतना ज्ञान नहीं देना चाहूँगा क्योंकि भाई आप ज़्यादा बोर हो जाते हो। फिर अभी हम सीधा निकलते हैं पटना के लिए, इसी रोड से हमें जाना पड़ेगा पहले भाई सीधा हाईवे की तरफ, वहाँ से हम लिफ्ट लेंगे सीधा पटना के लिए। भाई हमें अंदर से लिफ्ट मिल चुकी है फिर से एक ऑटो में एंड भैया हमें हाईवे तक छोड़ देंगे, वहाँ से हम लिफ्ट लेंगे अगली।
अभी भाई यहाँ पे यूपी बिहार में ऑटो वाले बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं भाई। सो गाइस अभी हाईवे पे आ चुके हैं। हाईवे पे ज़्यादा भीड़ नहीं है। अभी 2 घंटे बचे हैं 6 बजने के लिए, मतलब 4 बज चुके हैं। थोड़ा सूर्य अभी बचा है, तो आई होप कि लाइट के अंदर हमें सीधी लिफ्ट मिल जाए भाई पटना के लिए। अभी यहाँ से तो सीधी नहीं मिलेगी क्योंकि 80 किलोमीटर अभी बचे हैं। 20-30 किलोमीटर अभी ऐसे निकल जाएंगे छोटी छोटी लिफ्ट लेके, और उसके बाद आई होप कि हमें सीधी लिफ्ट मिल सके। सो गाइस भैया ने हमें 15 किलोमीटर की लिफ्ट दी एंड भाई अभी हम पहुंच चुके हैं बिहार शरीफ, इस जगह का नाम है भाई। राजगीर से लेकर यहाँ तक का जो हाईवे बना हुआ है ना, बहुत ही गंदा बना हुआ है भाई। पूरा मतलब बाइक निकलने तक की जगह नहीं, इतना ट्रैफिक है हर जगह पे, और सड़कें पूरी टूटी पड़ी हैं, मिट्टी है, पूरा फेस भी ख़राब हो गया, पूरा फ़ोन गंदा, कपड़े वपड़े सब गंदे हो गए हैं। एंड 65 किलोमीटर 60 किलोमीटर बचा है यहाँ से अभी भी, और टाइम हो चुका है तकरीबन 5 पौने 5, और अंधेरा होने वाला है। सूरज तो भाई ढल चुका है पर अभी उसकी थोड़ी सी रोशनी बची है। शायद हो सकता है कि एक आधी लिफ्ट और मिल जाए, तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं भाई। सो गाइस अभी एक भैया ने लिफ्ट दी हमें एंड 16 किलोमीटर आके एक चंडी नाम की जगह थी, वहाँ पे छोड़ा है। यहाँ से 50 किलोमीटर बचता है पटना। टाइम हो चुका है 5:30। अंधेरा यहाँ पे ऐसा हो चुका है कि 9 बज चुके हैं रात के। अभी लिफ्ट लेते हैं अगली और देखते हैं भाई कितनी मिलती है, और शायद पटना पहुँच ही जाएँ या ना पहुँचे, कुछ कंफर्म नहीं है। कुछ भी हो सकता है, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ। लेट्स सी, चलिए अगली लिफ्ट लेते हैं। अभी हम निकल चुके हैं भाई। इसका नाम भैया चंडी नाम था ना जगह का? चंडी से हम निकल चुके हैं पटना के लिए। भैया लोग ने हमें लिफ्ट दे दिया। ऑलरेडी 5 थे पर भैया ने फिर भी एडजस्ट करके हमें बिठा लिया है। ये है हमारे बेबी भैया। और आपका नाम क्या है भैया? गौरव भैया। और यहाँ पे मेरे साथ बैठे हैं 3 भाई लोग। अभी हम सीधा जाएंगे पटना। आप जा रहे हो सोनपुर ना? हाँ, सोनपुर का नाम मेरे को किसी और ने बताया था, कहते बहुत अच्छी जगह है, वहाँ जरूर जाना अगर पटना जा रहे हो। चल रहे? ना अभी पहले पटना घूमेंगे फिर उसके बाद सोनपुर। चलो भाई अभी चलते हैं पटना। सो गाइस भैया लोग ने उतार दिया था पटना एंड उसके बाद एक ऑटो वाले भैया ने हमें उतार दिया 1-1.5 किलोमीटर और आगे। अभी यहाँ से जो है 1-1.5 किलोमीटर बचता है गुरुद्वारा। जल्दी गुरुद्वारा सब चलते हैं और जहाँ वहाँ पे जाके देखते हैं भाई स्टे का कोई जुगाड़ हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। सो गाइस 7:30 बजे हम पहुँच गए थे पटना में, पर 9-9:30 बजे के आसपास हमें स्टे मिली। 1.5-2 घंटे भाई भटकते रहे। यहाँ पे डॉर्मेट्री मिली है पर आज रात के लिए मिली है, कल इनका पूरा बुक है। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं तक था, खाना पीना हो चुका है। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।